नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जनता की बात में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, जिंदगी की 3 मूलभूत जरूरतों के हैं नाम रोटी, कपड़ा और मकान। इन्हीं 3 मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति मेहनत करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। कुछ लोग दूसरों के यहाँ जाकर रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, और कुछ लोग दूसरों को नौकरी देते हैं। इन दोनों के लिए ही श्रम कानून क्या है, इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक हो जाता है। आखिर क्या है ये श्रम कानून, इसी पर हम चर्चा करेंगे। श्रम कानून का अनुपालन क्या है, कैसे करते हैं, इस पे आज हम जानकारी लेंगे। और आज हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रमोद कुमार बिदुआ जी, जो कि रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भोपाल, भारत सरकार से। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, आइए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आखिर ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय क्या है, ये क्या कार्य करता है, किसके लिए कार्य करता है? यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है और जिसमें मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय का एक संगठन होता है, जिसको CIRM कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी, यानी केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी के रूप में इसको जाना जाता है। यह एक शीर्ष संगठन है और जो मुख्य रूप से सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। जी। इस संगठन की स्थापना रॉयल कमीशन ऑन लेबर की सिफारिश के अनुसरण में सन 1945 में हुई थी। उसके बाद इसमें विस्तार हुआ है और इसके मुख्य कार्य हैं औद्योगिक विवादों की रोकथाम और निपटान, जी। श्रम कानूनों को लागू करना यानी प्रवर्तन करना और केंद्र सरकार के क्षेत्र में पड़ने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देना है। ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। जी। इस संगठन के बारे में भी मैं यहाँ पर बताना उचित समझूंगा कि इस संगठन के प्रमुख जो हैं, मुखिया हैं, वो मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में बैठते हैं और उनके अधीन अपर मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय, उप मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय, सहायक श्रम आयुक्त केंद्रीय एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी केंद्रीय विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम मंत्रालय की बात करें और श्रम विभाग की बात करें तो लोगों को डिफरेंस जानने में बहुत ही उत्सुकता होती है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये हम आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे। श्रम मंत्रालय और श्रम विभाग, ये श्रम मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है और श्रम विभाग जो है वो मध्य प्रदेश शासन के अधीन होते हैं। जी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि संविधान में राज्य और केंद्र के जो क्षेत्र हैं उनका बंटवारा किया गया है। तो संविधान के अंदर 3 सूची हैं, एक केंद्र के विषयों की सूची है, राज्य के विषयों की सूची है और एक तीसरी सूची भी है जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है। तो समवर्ती सूची में, जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, लेबर उसके तहत आता है। तो जब समवर्ती सूची में हम देखते हैं तो उसके तहत लेबर आने की वजह से राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की दोनों की अपनी मशीनरी भी होती है और विभिन्न अधिनियमों में एक परिभाषा रहती है जिसके अधीन, जिसमें समुचित सरकार को डिफाइन किया होता है, परिभाषित किया होता है और उस परिभाषा के अनुसार ही जितने औद्योगिक स्थापनाएं हैं उन स्थापनाओं का बंटवारा होता है। इसलिए ये राज्य सरकार की भी मशीनरी रहती है और केंद्र सरकार की भी मशीनरी रहती है। अब यहाँ ये बताना और भी उचित होगा कि एक सामान्य श्रमिक कैसे केंद्र और राज्य सरकार की अधिकारियों में अंतर लाएगा। तो जो पदनाम हैं वो लगभग मिलते जुलते हैं। कई राज्य सरकारों ने जो केंद्र सरकार के पदनाम हैं वही रखे हैं। तो इसलिए ये जो जिसके पदनाम में ब्रैकेट में अंग्रेजी में C या हिंदी में K लिखा होता है, उसका मतलब होता है ये केंद्र सरकार से है, जिसकी केंद्रीय या सेंट्रल, जैसे कि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ब्रैकेट में आएगा केंद्रीय। तो ये केंद्रीय का मतलब है कि ये केंद्र सरकार के अधिकारी हैं। अगर ब्रैकेट में कुछ नहीं आ रहा है उसके बाद तो ये किसी राज्य सरकार के अधिकारी हैं। ये एक भिन्नता रहती है। जी बिल्कुल। रीजनल कमिश्नर, अगर हम बात करें रीजन वाइज की, तो भोपाल का क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक है?
आरएलसी भोपाल का जो क्षेत्राधिकार है वो भोपाल डिवीजन, ग्वालियर डिवीजन, नर्मदापुरम डिवीजन, चंबल डिवीजन, इंदौर डिवीजन और उज्जैन डिवीजन में जो जिले आते हैं, टोटल वो 29 जिले हैं, उनमें इनका क्षेत्राधिकार है। और इस क्षेत्राधिकार में 2 श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के कार्यालय हैं। एक श्रम प्रवर्तन अधिकारी इंदौर में बैठते हैं और दूसरे श्रम प्रवर्तन अधिकारी भोपाल में ही पदस्थ हैं। जी विधवा जी, किस प्रकार की समस्याएं लोग आपके पास लेकर आते हैं? क्या शिकायतें आमतौर पर उनकी देखी जाती हैं? आमतौर पर जो समस्याएं श्रमिकों की रहती हैं, तो एक तो समय पर वेतन न देना, सही दर से वेतन न देना, और आज के ये कोरोना वाले समय में सबसे ज्यादा नौकरियों का से निकाला जाना या उनको बिठा देना नौकरी से कुछ दिन बाद आना, ये एक समस्या प्रमुख तौर पर आई है। और ये कोरोना काल में हम लोगों ने काफी मेहनत की है और बहुत काम किया है इसमें, ताकि और ये कोशिश की गई है कि श्रमिकों को कम से कम असुविधा हो और उनके हित में जो जितना कर सकते हैं जरूर करें। जी बिल्कुल, इसी के साथ हम जान लेते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बारे में भी, क्योंकि कुछ न्यूनतम दर होती है जो किसी भी मजदूर को अगर कहीं काम करने जाता है तो उसे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर ये क्या है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बहुत पुराना अधिनियम है, 1948 में बना, और इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि कतिपय नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों का उपबंध करना। यानी इस अधिनियम में कुछ नियोजन जो हैं दिए गए हैं, उनकी मजदूरी की दरें उनमें निर्धारित की जाती हैं और मजदूर की स्किल के अनुसार ये मजदूरी की दरें निर्धारित होती हैं। अब ये स्किल क्या है होती है, तो इसको श्रमिक को 4 श्रेणी में विभक्त किया गया है। तो अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल, ये श्रेणीवार इनके दरें रहती हैं न्यूनतम मजदूरों की। और जो अनुसूचित नियोजन होते हैं उनमें मुख्यतः जैसे खदानों में काम करते हैं लोग बाग, उनके लिए मजदूरी की दरें निर्धारित होती हैं। विनिर्माण कार्य में जो संलग्न हैं मजदूर, उनके लिए मजदूरी की दरें हैं। सिक्योरिटी में है, लोडिंग एवं अनलोडिंग के कार्य में है, और किसी कार्य के क्षेत्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और राज्य सरकार के अनुसूचित नियोजनों की संख्या काफी अधिक है, वो उनके अनुसार है। बिल्कुल, तो कोई मजदूर है वो गया है किसी ठेकेदार के पास काम करने के लिए, तो ऐसे क्या बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं जिसके बारे में एक श्रमिक को जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है? सबसे पहले श्रमिक को ये पता होना चाहिए कि क्या जिस काम में वो काम कर रहा है तो क्या उसकी उस कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित है। यदि निर्धारित है तो उसको क्या उनकी उस तरह से वेतन का भुगतान हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, और उसे वेतन की पर्ची मिल रही है कि नहीं। यदि वो 9 घंटे से अधिक काम करता है किसी दिन, तो उससे अधिक काम करने पर उसको ओवर टाइम के देने के प्रावधान है नियम में। साथ ही साथ एक मजदूर को सबसे पहले अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो जहाँ पर हैजार्डुअस काम है, जहाँ जोखिम भरे काम में वो संलग्न है, तो वो अपनी पीपीई किट, जो संरक्षा के उपकरण हैं, वो जरूर उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे सेफ्टी शूज हैं, जैसे हेलमेट है, और इसको सही तरीके से पहनना चाहिए। शुरुआत में इसको प्रयोग करने में उसको असुविधा होगी, लेकिन एक बार अगर उसने इसको प्रयोग करना चालू कर दिया तो उसका जीवन सुरक्षित, संरक्षित और स्वस्थ रहेगा, जिससे कि वो अपना जीवन खुशहाल जी सकता है। और इस बाबत नियोजकों को भी अपना उत्तरदायित्व निर्वहन करना चाहिए। नियोजकों को भी उनको पीपीई किट जो मजदूरों के लिए आवश्यक है उस काम के लिए, वो जरूर देना चाहिए। और मैं हमेशा अपने जीवन में सुरक्षा के बिंदुओं पर बहुत ध्यान देता हूँ, और मजदूरों को भी मैं जब भी कभी जाता हूँ निरीक्षण पर या कभी ऐसी सेमिनार में, तो मैं उनको जरूर इसके प्रति जागरूक करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ एक स्वस्थ श्रमिक ही स्वस्थ देश का आधार है।
जी बिल्कुल। इसी के साथ अगर हम उपचार की बात करें, अगर कोई दुर्घटना घट जाती है जाने अनजाने में, तो ऐसे में उपचार के जो खर्चा होता है वो कौन उठाता है? क्या ये ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है या फिर श्रमिक की? इस संबंध में सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, और यदि वो फैक्ट्री में काम करता है तो फैक्ट्री एक्ट में प्रावधान है कि उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, उसके लिए एम्बुलेंस रूम, वो उसकी स्टेटस पे डिपेंड करता है कितने मजदूर काम कर रहे हैं। और अगर वो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन विनिर्माण कार्य क्षेत्र में लगा हुआ है तो भी वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। एक आदमी को शिक्षित किया जाता है जो फर्स्ट एड दे सके तुरंत ही, और फिर उसको कैसे तुरंत जो है अस्पताल में शिफ्ट किया जाए ताकि उसको जितना जल्दी हो सके समुचित उपचार मिल सके। जहाँ तक इसके लाभों का संबंध है, वो अगर ईएसआईसी से कवर होता है तो ईएसआई एक्ट के तहत उसको प्रावधान देते हैं, जिसके लिए एक अलग से विभाग है, भारत सरकार श्रम मंत्रालय का है, वो कारपोरेशन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन, जो कि इन मामलों को देखता है। और या फैक्ट्री एक्ट के प्रावधान हैं, या माइंस में काम करता है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी का भी एक संगठन है जो कि श्रम मंत्रालय के ही अधीन आता है। वो माइंस में सुरक्षा के बिंदुओं को, सुरक्षा संबंधी चीजों को देखते हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक विस्तृत व्यवस्थाएं बना रखी हैं और कानून में भी बहुत अच्छे प्रावधान हैं ताकि उसके नेक्स्ट ऑफ किन या उसके जो अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है और वो घातक होती है तो उसको भी उसमें लाभ दिए जा सके। बिल्कुल। अगर कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स हैं किसी श्रमिक को प्रदान नहीं किए जा रहे हैं, ऐसे में अगर उसे शिकायत करनी है तो वो कहाँ का संपर्क कर सकता है? इसके अलावा भी अगर किसी की कोई शिकायत है, समस्या है, तो कहाँ उसे संपर्क करना चाहिए? अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस क्षेत्र में, किस जगह पे स्थापना में है। जी। वो क्या वो जो स्थापना में काम कर रहा है वो राज्य सरकार के अंदर है, अधीन है, या केंद्र सरकार के अधीन है। जी। यदि वो किसी खदान में काम कर रहा है और यदि उसे उसकी पीपीई किट, सुरक्षा संबंधी उपकरण नहीं मिले हैं तो वो उसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी विभाग को अपनी शिकायत दे सकता है। जी। लेकिन यदि कोई फैक्ट्री एक्ट का है तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर कहते हैं, आजकल उनका सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं, वो राज्य सरकार में होते हैं, तो उनको अपनी शिकायत वो दे सकते हैं फैक्ट्री इंस्पेक्टर का वहाँ पे। और दूसरा बहुत बड़ा आपका जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के मार्फत और मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि दूरदर्शन देश का आधार है और मैं दूरदर्शन का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आज भी मैं दूरदर्शन के चैनलों को देखता हूँ, तो इसके प्रचार प्रसार और इसका रीच बहुत अधिक है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो जितनी भी स्थापनाएं हैं, कानून में ऐसे प्रावधान है कि वो स्थापना की जो मेन गेट है, उस गेट से जब प्रवेश करे वहां पर एक कुछ बोर्ड लगे देखे होंगे आपने। जब भी किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको कुछ बोर्ड लगे देखे, नंबर्स लिखे रहते हैं। उन बोर्ड में बहुत सारी सूचनाएं रहती हैं, अधिनियमों की संक्षिप्तियां रहती हैं, प्रावधानों का छोटे संक्षिप्त रूप में विवरण होता है और वहाँ पर इंस्पेक्टर का नाम लिखा होता है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी का नाम होगा, क्षेत्रीय श्रमायुक्त का नाम होगा और फैक्ट्री इंस्पेक्टर का नाम होगा। और ये जो नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं, इसका उद्देश्य मात्र है कि श्रमिकों को शिक्षित करना, श्रमिकों तक वो ज्ञान पहुंचाना, ताकि यदि उनको इस संबंध में कोई समस्या हो तो उनको इधर उधर ना भटकना पड़े, वो अपनी शिकायत सही अधिकारी के पास कर सके। जी बिल्कुल। विधवा जी, इसके अलावा क्या फोन नंबर है, क्या कुछ वेबसाइट्स है, ये भी हम जानेंगे, लेकिन दर्शकों अभी समय हो चला है एक ब्रेक लेने का। लेते हैं ये छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आप सभी से इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम जनता की बात और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। आज हम बात कर रहे हैं श्रम कानून का अनुपालन विषय पे, और इस विषय पे विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं प्रमोद कुमार विधवा जी, जो कि रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार से। आपका इस कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद।
बिल्कुल, तो हम कार्यक्रम में बात कर रहे थे फ़ोन नंबर्स की, जहाँ पे शिकायत की जा सकती है, कोई जानकारी लेनी है तो जानकारी ली जा सकती है। इसी के साथ कुछ ऐसी वेबसाइट्स जिस पे तुरंत संपर्क किया जा सकता है, तो बिल्कुल हम आपसे जानना चाहेंगे। ये सीएलसी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सभी अधिकारियों के नाम और कार्यालयों के नंबर दिए हुए हैं। क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय भोपाल के कार्यालय का नंबर है जी 0755255126। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि फोन से शिकायत करने पर आपके पूरे तथ्य कागजों में दर्ज नहीं हो सकते हैं। तो जी मैं एक पोर्टल बनाने से जुड़ा रहा हूँ, इसके कंसेप्ट से लेकर लॉन्च तक, और एक समाधान पोर्टल हम लोगों ने विकसित किया है। उसमें जो कर्मकार जिसको नौकरी से निकाल दिया है या जो ट्रेड यूनियन नेता अपना औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत दायर करना चाहते हैं, वो अपना एक पोर्टल का पोर्टल है जिसका एड्रेस है samadhan.labor.gov.in। इस पे वो अपनी शिकायत मजदूर भी डायरेक्ट कर सकता है, ग्रुप ऑफ वर्कमैन भी कर सकते हैं, या ट्रेड यूनियन नेता भी कर सकते हैं। जी अब इसके बारे में एक संक्षिप्त छोटा सा मैं विवरण देना चाहूंगा यहाँ कि जैसे कोई श्रमिक को नौकरी से बाहर निकाल दिया है तो वो स्वयं श्रमिक अपने इस पोर्टल पे जाकर के अपनी विवाद को दर्ज कर सकता है और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और उसमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा उस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको किस तारीख को केस रखा हुआ है जी चर्चा के लिए। बिल्कुल। इसी तरीके से ट्रेड यूनियन नेता अपने सभी औद्योगिक विवादों को इस पर दर्ज कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और इसमें 3 भाग हैं, एक कर्मचारी से संबंधित ब्यौरा है, एक नियोजक से संबंधित ब्यौरा है, और यदि वो ठेकेदार के पास कार्य करता है तो ठेकेदार का ब्यौरा है, जिस स्थापना में काम करता है उसका ब्यौरा देना होगा, और आपकी संक्षिप्त रूप में समस्या क्या है तो वो भी दे सकता है। लेकिन अन्य मुद्दों के लिए ट्रेड यूनियन या ग्रुप ऑफ वर्कमैन के मार्फत रेज किया जा सकता है। जबकि वर्कर को अगर निकाल दिया है तो वो स्वयं अपना केस दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसका फॉर्मेट क्या होता है अगर किसी को शिकायत करनी है, ये हम जरूर जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, samadhan.labor.gov.in ये वेबसाइट है। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, शिकायत है, श्रमिकों श्रम से लेकर, तो आप इस पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसी के साथ फोन नंबर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखाया जा रहा है, वेबसाइट भी दिखाई जा रही है 0755-255-2126। इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाकर शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो क्या कोई ऐसा फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है, ये हम जानते हैं बिदुआ जी से। सबसे पहले मैं अपने दैनिक कार्य में ये देखता हूँ कि जो श्रमिक है वो शिकायत करता है तो उसका जो दर्द है वो केवल वो दर्द बयां कर देता है, लेकिन उस शिकायत के निवारण के लिए जो उसके पक्षकार हैं उनके बारे में वो गौण रहता है, उसको वो नहीं दर्ज कर पाता है। तो मेरा सभी श्रमिकों से एक निवेदन है कि जब भी आप कहीं शिकायत करें तो उसके संबंधित सभी तथ्य आप उसमें दे दें, क्योंकि बिना तथ्यों के फिर आपकी शिकायत पर कार्रवाई करना उचित नहीं हो पाता है या हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि श्रमिक अपना नाम दे, पिता का नाम, श्रमिक अपने बारे में ब्यौरा देगा, उसमें क्या अपने बारे में कहेगा, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका वर्तमान पद क्या है, उसने शुरुआत में कौन से पद से शुरुआत की थी, कब से शुरुआत की थी, कब उस तक उसने काम किया, उसका पूरा पता। पते में भी अधूरा पता दे देते हैं, कभी कभी तो शहर का नाम भी लिखना भूल जाते हैं, तो उसमें हम सबको बहुत असुविधा होती है और हम उसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। मोबाइल नंबर दे दें, ईमेल आईडी दे दें, आजकल डाक नहीं पहुंच पा रही है तो यदि उनका ईमेल आईडी है तो हम उस ईमेल पे भेज सकते हैं।
मोबाइल नंबर, हम तो यहाँ तक भी कोशिश करते हैं कि जब किसी का औद्योगिक विवाद होता है और कोई कर्मकार नहीं होता है तो मैं अपने कर्मचारियों से कहता हूँ कि उसको मोबाइल पे कांटेक्ट करिए कि भाई क्यों नहीं आए हैं आप, आज की डेट, आपकी आज तारीख थी, नहीं आ पाए हैं। उसी तरीके से फिर उसको मालिक यानी नियोजक जो शब्द है उसका नाम, पता, कंपनी का नाम, उसके कौन से अधिकारी हैं जो एचआर से संबंधित हैं, इस मामले को देखते हैं। कार्य प्रारंभ और समाप्त की तिथि क्या है उसकी, वर्तमान पद क्या है, वेतन क्या है उसकी शिकायत क्या है, क्या उसने इससे पहले इस विवाद को कहीं उठाया है, क्या इस संबंध में कोई उसका किसी कोर्ट में विवाद लंबित है। फिर प्रधान नियोजक यानी स्थापना, जिस जगह वो काम कर रहा है, जहाँ ठेका कर्मचारी अगर है, किस ठेकेदार के थ्रू और किस जगह, और संबंधित दस्तावेज भी उससे संबंधित उसको लगाने चाहिए ताकि हम उसको उसकी शिकायत का त्वरित निराकरण कर सकें और उसको जो हम अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं इस कठिन समय में वो हम जरूर करें। बिल्कुल, तो हम संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका श्रमिकों को बेहद ख्याल रखना चाहिए। श्रमिकों को अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए। श्रमिकों को अपनी तरफ से मन लगा करके काम करना चाहिए और उनको अपनी स्किल का अपग्रेडेशन जरूर करते रहना चाहिए और अपने को हमेशा सजग रखना चाहिए कि जो वो काम कर रहा है उसमें क्या तकनीकी आ रही हैं, उसमें क्या विकास हो रहे हैं, ताकि वो स्किल को अपने ग्रहण कर ले ताकि उसके वेतन में भी अच्छा मिल सके, उसको लाभ मिल सके और उसकी नौकरी भी पक्की बनी रहे। एक अच्छे श्रमिक को हर कोई चाहता है, हर अच्छे आदमी की हर जगह बकत है और मेरा ये मानना है कि एक सद्व्यवहार और अच्छी उत्पादकता वाला श्रमिक नियोजक हमेशा उसकी कद्र करता है और उसको कभी कोई खोना नहीं चाहेगा, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है कभी कभी कोई ऐसी अदरवाइज लोग हों, बट मेरे अनुसार ऐसा देखा गया है कि अच्छे कर्मकारों के लिए, अच्छे कामगारों के लिए सब चाहते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं और उनको वेतन भी बिल्वा जी, लोगों को लगता है शिकायत कर दी तो उसका समाधान पता नहीं कितने महीनों बाद होगा, तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बता दें कि कितनी जल्दी समाधान इसका हो जाता है। ये निर्भर करता है कि दोनों इसमें क्या प्रक्रिया क्या होती है। हमने ये देखा है कभी कभी जो शिकायत कागज पर दर्ज होती है वो शिकायत वो नहीं होती है, शिकायत का बिंदु असली जो जड़ होती है वो कि कहीं और होती है। तो उसके लिए जब उसने शिकायत दी तो हमें कानूनी तौर पर दूसरे पक्ष का भी पक्ष जानना पड़ेगा। तो दूसरे पक्षकार का जब पक्ष के लिए लिखते हैं तो वो कितने जल्दी उसमें जवाब दे देता है, फिर उसके जो दिए हुए जवाब है नियोजक का उस पर उसका एक प्रत्युत्तर भी लेते हैं कि भाई इसने जो कहा है मालिक ने, क्या इसमें क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल, तो देखा जाए संयम बरतने की जरूरत है। आपने एक बार शिकायत कर दी तो ऐसे में उसका जो समाधान है जल्दी से जल्दी किया जाएगा। इसी के साथ जो वेबसाइट है एक बार फिर से आपको बता देते हैं, samadhan.labor.gov.in, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा clc.gov.in भी वेबसाइट है, labor.gov.in, इस वेबसाइट पे जाकर भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं या फिर आपको कोई जानकारी लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। पीके विधवा जी, आप आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, थी महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को आज के विषय पे दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमको बुलाया और ये मौका दिया श्रमिकों से रूबरू होने का, और मैं आपका आभारी हूँ। बिल्कुल, इसी के साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी को भी दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।